क्लास आज हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि आपकी जो थर्ड वॉल्यूम है अकाउंटेंसी का, जो थर्ड पार्ट है, जो कि 20 मार्क्स का कवर होता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, उसको हम कवर करने वाले हैं आज। और उसका उसके उस बुक के अंदर 5 अलग अलग चैप्टर्स है, जिसके अंदर जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर है वो दोनों चैप्टर मिला के 4 मार्क्स का वेटेज है। तो अगर ये फर्स्ट चैप्टर का वेटेज बताऊं तो पहले चैप्टर का और दूसरे चैप्टर का दोनों को मिलाकर जो है वेटेज, वो 4 नंबर का वेटेज है उसका। यानी कि एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स तक पूछा जा सकता है इन दोनों चैप्टर से मिलाकर। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस इस किताब का नाम है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस का मतलब समझते हैं कि हम इस पूरी की पूरी किताब के अंदर थर्ड वॉल्यूम के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। इस पूरी थर्ड वॉल्यूम के अंदर हम पढ़ेंगे कि किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे, उसको हम किस तरीके से स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। तो इसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से बनाया जाता है, वो क्या है, उसको हम पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है क्लास, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको जो जो बता रहा हूँ क्लास, उसको आप ध्यान से बस समझते चले जाओ। और हम लोग आज की क्लास में, आज 1 आवर की क्लास के अंदर ही इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे और काफी कुछ इसमें पढ़ने के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है। तो क्लास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस दैट कन्वे द बिजनेस एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। कोई भी कंपनी हो, वो पैसा पब्लिक से लेकर बिजनेस करती है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, पब्लिक से पैसा लेती है और बिजनेस को करती है। तो पब्लिक पैसा क्यों देगा किसी भी कंपनी को? क्योंकि क्लास उस कंपनी में पब्लिक का पैसा भी बढ़ेगा। अगर मैं किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगा रहा हूं तो उम्मीद है कि मुझे 1 साल बाद 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए मिले। यानी कि मेरा पैसा कंपनी में बढ़ेगा, इसीलिए मैं कंपनी में पैसा लगाऊंगा। लेकिन मैं जिस कंपनी में अपना पैसा लगा रहा हूं, उस कंपनी के बारे में मुझे जानना तो पड़ेगा ना, उस कंपनी के बारे में मुझे स्टडी करनी होगी। तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है, जो एंड रिजल्ट होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का। यानी कंपनी जो अकाउंटिंग करती है, उस अकाउंटिंग को करने के बाद कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है। जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जिस तरह से फर्म बनाती है, उसी तरह से कंपनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है, जो कंपनी की पूरी एक्टिविटीज को और कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बारे में क्लास इंफॉर्मेशन देता है। किसको? हम लोगों को, यानी कि शेयर होल्डर्स को, यानी इन्वेस्टर्स को। जो कंपनी में लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं पैसा, वो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, और उनको जानने के लिए, उनको कंपनी के बारे में डिटेल बताने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं क्लास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 4 चीजें आती हैं, आपने ध्यान रखना है। जो पहली चीज है वो क्लास है बैलेंस शीट। आप लोगों ने बैलेंस शीट तो देखी होगी, लेकिन जो आपने अभी तक बैलेंस शीट देखी थी ना, टी फॉर्मेट में, इधर लायबिलिटी इधर असेट, तो ये फर्म की बैलेंस शीट होती है, पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट होती है। कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी नहीं बनती। कंपनी की बैलेंस शीट क्लास वर्टिकल फॉर्मेट बनती है। कैसे बनती है वो मैं क्लास आज आपको दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है क्लास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहली चीज तो हम पढ़ेंगे, हाँ मतलब कि हम देखेंगे बैलेंस शीट। दूसरा है क्लास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, जो शेड्यूल थर्ड ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। क्लास 2013 से पहले कंपनी की भी बैलेंस शीट ऐसे ही टी फॉर्मेट में बनाई जाती थी, एक तरफ लाइबिलिटी एक तरफ एसेट। लेकिन 2013 के बाद एक मतलब 2013 में कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आया और नया रूल बना 2013 का, स्केड्यूल डिसाइड किया है क्लास यहाँ पे। इस स्केड्यूल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग इन्होंने फॉर्मेट दे दिया बैलेंस शीट का, कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनता है और हम उसके अकॉर्डिंग ही बैलेंस शीट को बनाते हैं। अगला क्लास नोट्स टू अकाउंट्स, जो बैलेंस शीट की डिटेल होती है। बैलेंस शीट तो क्लास एक प्रिसाइज फॉर्मेट है, उसका डिटेल, लाइक क्लास फिक्स असेट है तो कौन कौन सी फिक्स असेट पे मॉर्गेज है, कौन सा फिक्स असेट गिरवी है, कौन सा कब खरीदा, और उसकी पूरी डिटेल, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी डिटेल डीप इंफॉर्मेशन जो है वो हम नोट्स टू अकाउंट्स में डाल देते हैं। और लास्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम इस किताब के आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि ये 4 चीजें जो कहलाई जाती हैं क्लास, इनको ही कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और कंपनी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाकर हम लोगों को देती है और हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर कंपनी में पैसा लगाते हैं। अच्छा, एक चीज और है क्लास, एनुअल रिपोर्ट। कंपनी अपने पूरे साल का लेखा जोखा
जो है वो हम लोगों को पकड़ा देती है, क्यों? हमारा पैसा लगा है। तो हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कंपनी ने क्या-क्या किया है, फिर जाके कंपनी की एक मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं एनुअल जर्नल मीटिंग, एजीएम। तो उस मीटिंग में हम जाते हैं क्लास और अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग पब्लिक है, हम लोग शेयर होल्डर है और हमारा पैसा कंपनी में लगा हुआ है। तो उसमें कंपनी क्या करती है, हर एक शेयर होल्डर्स के घर पे क्या भेजती है, एनुअल रिपोर्ट। ये एनुअल रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी एक्टिविटी थ्रू आउट द प्रीसीडिंग ईयर। तो पिछले साल जो भी एक्टिविटी हुई है, मतलब कि जैसे अभी की बात करूँ तो 1920 में जो 1 अप्रैल 2019 से साल चालू हुआ और 31 मार्च 2020 इस साल का पूरा डिटेल कंपनी हमको भेजेगी और उसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। उस डिटेल के अंदर क्या-क्या होता है क्लास? एक तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, कंपनीज के बीओडीज होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी एक रिपोर्ट होती है कंपनी के बारे में। दूसरी होती है क्लास कंपनी के ऑडिटर रिपोर्ट। क्लास आप सबको पता होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है क्लास उसको ऑडिटर बोलते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट ही एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ऑडिटर है। वो कंपनी में जाके ऑडिट करता है, कंपनी के अकाउंट्स को देखता है। भाई एक बात बताओ, हम किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट, उसकी पी एंड एल, बैलेंस शीट मतलब पोजीशन स्टेटमेंट, पी मतलब इनकम स्टेटमेंट को देखकर हम कंपनी में पैसा लगा देते हैं। पर ये बैलेंस शीट, ये पी एंड एल नकली भी तो हो सकता है, मतलब इसके अंदर इंफॉर्मेशन झूठ भी तो हो सकती है। कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखा सकती है हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, हमारी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, या कंपनी के पास प्रॉपर्टी वगैरह जो है कंपनी हाई वैल्यू पे दिखा सकती है। तो इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ऑडिटर इन बैलेंस शीट को, इन पीएल को ऑडिट करता है और देखता है कि जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दी गई है वो रिलायबल है कि नहीं, वो भरोसेमंद है कि नहीं, वो ट्रू है कि नहीं। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सारी चीजों को क्या करता है क्लास, चेक करता है और अपने सिग्नेचर करता है। उसके साइन करने के बाद हम लोग मान लेते हैं कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी हमें दे रही है वो सारी की सारी ट्रू होगी। तो ये होता है ऑडिटर का रिपोर्ट। और तीसरा होता है क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी वही जो मैंने बताया क्लास, पी एंड एल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इनको बोलते हैं क्लास ऑडिटर रिपोर्ट। तो ये बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो ये चार चीजें आप बिल्कुल भूलना मत। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस चैप्टर में ज्यादातर चांसेस क्या हैं पूछे जाने के, तो सही मायने में इस चैप्टर से जो पूछा जाता है ना, वो हेडिंग्स और सब हेडिंग पूछी जाती हैं। यानी किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट की जो हेडिंग है और सब हेडिंग है, उसका मेन हेड, सब हेड, यही पूछा जाता है। तो ये किस तरीके से होता है, तो ये मैं क्लास आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? तो चलो, अभी आप लोग तो कुछ लिखो मत, लेकिन क्लास के बाद अपनी कॉपी में सुंदर सा प्यारा सा एक फॉर्मेट बनाना, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और ये है कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट। द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट क्लास, इसका नाम है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो आप सबको पता होना चाहिए, कंपनी जो बैलेंस शीट बनाती है, ये 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी बैलेंस शीट बनाती है। तो इस बैलेंस शीट में क्या होता है, सबसे पहला क्लास बनता है क्लास पर्टिकुलर्स। आप सबको पता है बैलेंस शीट एज एट डेट बनता है, यानी क्लास 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाई जाती है। पर्टिकुलर से ये पिछले साल का फिगर है, सॉरी करंट ईयर का फिगर है, और ये पिछले साल का फिगर है। बच्चों, कंपनी अपनी बैलेंस शीट हमेशा 2 साल की बनाती है। एक पिछले साल का क्लास इसके अंदर बैलेंस होता है, एक बैलेंस होता है करंट ईयर का, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर और फिगर ऑफ करंट ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर है वो पिछला साल है और जो करंट ईयर है वो ये साल है, ताकि दोनों साल का डेटा, दोनों साल का इंफॉर्मेशन आपके सामने रहे और आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सको। भाई देखो, अगर 2 साल का इंफॉर्मेशन, 2 साल का डेटा आपके सामने रहेगा, तो जाहिर सी बात है आप अपने इस साल की इंफॉर्मेशन को पिछले साल की इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हो कि भैया पिछले साल हमारी चीजें इतनी थी और इस साल हमारी चीजें इतनी हैं। तो क्या ग्रोथ हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि पिछले साल से इस साल में क्या डिफरेंस है। हम लोग प्लस में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, हमारी असेट बढ़ रही है, घट रही है, या हमारा प्रॉफिट और लॉस जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये आप क्या कर सकते हो क्लास, कंपेयर कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो इसीलिए कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 2 साल की होती है। ओके, तो ये कंपनी की बैलेंस शीट बनती कैसे है, जरा सब लोग ध्यान से समझना इसको। अगर मैं मेन हेडिंग की बात करूं, 2 साइड है। पहली साइड है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, आपको एज इट इज बनाना है क्लास, ठीक है? और दूसरी साइड उसी के नीचे है असेट, यानी कि क्लास टी फॉर्मेट में नहीं बनता है क्लास, ये वर्टिकल फॉर्मेट है। एक तरफ आप लिखते हो क्लास लाइबिलिटीज को और दूसरी तरफ क्या लिखते हो क्लास, एसेट को। ओके, एक बार मुझे टॉपिक ये वाला कराना है तो फिर आपके डाउट्स जो है वो मैं ले लूंगा, डोंट वरी। ओके, और ये हो गया क्लास असेट लाइबिलिटी की टोटलिंग। पहले लाइबिलिटी आता है और फिर बाद में क्लास असेट की टोटलिंग। अच्छा सर, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि क्लास कंपनी में होता है शेयर कैपिटल।
कंपनी में क्या होता है, शेयर कैपिटल। ऐसा होता है ना, देखो अगर मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं मालिक हूँ, मैं जो पैसा लगाऊंगा घर से लगाऊंगा। लेकिन कंपनी में क्लास बहुत सारे और पब्लिक है, आम जनता है जिनका पैसा लगा होता है, जो कंपनी में हिस्सेदार रखते हैं, जो कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं। इसीलिए उनको उनका जो पैसा लगा होता है कंपनी में, उनको उनका पैसा शेयर कैपिटल कहलाता है। और कंपनी उन लोगों को बुलाती है शेयर होल्डर। क्या बुलाती है क्लास? शेयर होल्डर, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, कंपनी में हिस्सेदारी ली है और पैसा लगाया है। इसीलिए क्लास यहाँ पे लायबिलिटी में दो चीजें आती है, एक तो होता है क्लास इक्विटी, दूसरा होता है क्लास लायबिलिटी। इसमें पहला जो 2 पॉइंट है वो इक्विटी का है और बाकी सारा पॉइंट जो है वो है लायबिलिटी का। तो अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहली चीज क्या है, इसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड जो पहला मेन हेड है। आप ध्यान रखना, इसके अंदर 4 मेन हेड है। पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है क्लास नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा है करंट लायबिलिटी। तो मुझे बताओ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कितनी मेजर हेडिंग है? 4 मेजर हेडिंग है। पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है नॉन करंट लायबिलिटी और चौथा क्या है क्लास? करंट लायबिलिटी। आप सबको पता होगा जिन लायबिलिटी की पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर कर दी जाती है उनको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी, और जिनकी पेमेंट हम 12 महीने के बाद करते हैं वो हमारे होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। असेट के अंदर क्लास सिर्फ 2 ही मेजर हेडिंग है, एक है नॉन करंट असेट, दूसरा है क्लास करंट असेट। पहला नॉन करंट और दूसरा क्या है क्लास? करंट असेट। तो ये हो गया बैलेंस शीट का एक छोटा सा क्लास ग्लिम्स। अब हम डिटेल में जरा स्टडी करते हैं बैलेंस शीट को। ये बैलेंस शीट ही है जिससे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को पूछे जाने की। तो बैलेंस शीट जरा सब लोग अच्छे से समझना। क्लियर है यहाँ तक कि बैलेंस शीट कैसे बनती है? ये सब लोगों को अच्छे से जरा समझना है आप लोगों को। ओके, फर्म देखो, डेट शीट आज की जो डेट है क्लास, आज की डेट में कई सारे बच्चों को एक फेक डेट शीट मिल रही है। दिसंबर 8 तारीख है आज, तो आज कोई भी डेट शीट नहीं आई है। तो जो डेट शीट आपके पास आएगी अभी, जो मार्च 15 से शुरू होगा, बच्चों बिल्कुल फेक है। आप उसको बिल्कुल रिले मत करना और किसी को फॉरवर्ड भी मत करना। ये फेक डेट शीट है, पहली बात। दूसरी बात, एक बच्चा पूछ रहा है फर्म में और कंपनी में क्या अंतर है। भैया फर्म में क्या होता है, आप अकेले बिजनेस करते हो या फिर 4-5 लोगों के साथ मिलके बिजनेस करते हो। लेकिन जब आप अपने आप को कंपनीज एक्ट से रजिस्टर करा लेते हो तो आप एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बन जाते हो। पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, बिजनेस करती है, कि प्राइवेट कंपनी अपना घर से ही पैसा लगाती है। ओके, तो ये बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस है। चलो आगे जरा चलते हैं क्लास इसके बाद, ठीक है। अब ये जो आपकी साइड है, ये जो साइड है वो खाली लायबिलिटी और असेट नहीं है। अब साइड है इक्विटी एंड लायबिलिटीज और असेट। तो जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है उसके अंदर सबसे पहला मेजर हेडिंग क्या है क्लास? शेयर होल्डर फंड। जो पहला मेजर हेडिंग है वो है शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 सब हेड है। शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 और हेड है। एक है क्लास शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। बच्चों मैं सबसे पहले समझाता हूँ शेयर कैपिटल। आप लोग क्लास इसको या तो लिख लेना। शेयर कैपिटल जो है इसके अंदर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैं बता दूं आपको, 2 तरह के शेयर होते हैं। थियोरी में मैं डिटेल में बताऊंगा इसका डिफरेंस। लेकिन जो 2 तरीके के शेयर्स होते हैं उसमें क्लास कौन कौन से शेयर होते हैं? एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं क्लास कि जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी पब्लिक को बांट देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड सबसे पहले जो मिलता है वो मिलता है क्लास प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बाद में मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को। और कंपनी के डिसीजन मेकिंग में वोटिंग करने का राइट होता है इक्विटी वालों को। इक्विटी वाले कंपनी के अंदर के लोग होते हैं और प्रेफरेंस वाले एक तरीके से बाहर के लोग होते हैं। उनको पहले पैसा चाहिए भैया, उनका पैसा दे दो, ज्यादा बचेगा। इक्विटी वाले में ज्यादा बटेगा, कम बचेगा कम बटेगा। और जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसके अंदर 2 चीजें हैं। एक तो क्लास है रिजर्व, मैं इसकी इमेज शेयर कर दूंगा आपको, डोंट वरी। एक है सरप्लस। तो बच्चों जो सरप्लस है, सरप्लस का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सरप्लस का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। हाँ, हालांकि अगर प्रॉफिट होगा तो फिगर प्लस में आएगा और अगर लॉस है तो फिगर आएगा माइनस में। अब रिजर्व के अंदर बहुत सारे रिजर्व होते हैं, लाइक जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एसपीआर, रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो जिस भी नाम के आगे आपको रिजर्व लिखा मिल जाए तो समझ लेना क्लास वो चीज क्या है? रिजर्व है। जिस भी नाम के आगे रिजर्व लिखा मिल जाए आपको तो समझ लेना क्लास वो चीज क्या है? आपका रिजर्व है। तो अगर मान लो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसा आएगा कि जो जनरल रिजर्व है उसका मेन हेड क्या है और सब हेड क्या है,
तो जो जनरल रिजर्व है उसका जो सब हेड है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। जो जनरल रिजर्व है उसका सब हेड क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। और जो मेन हेड है जनरल रिजर्व का वो है क्लास शेयर होल्डर्स फंड। तो मेन हेड शेयर होल्डर फंड है और सब हेड भी जो है वो क्लास क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। तो ये मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड, और सब हेड क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, अब मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, तो ये मैं बता दूं क्लास, आपको जरा डीपली जाना नहीं है ना, इससे एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं बता दूं क्लास, जैसे नोट होता है ना, 100 का नोट, आपको पा गया तो आपका, किसी और को पा गया तो उसका, उसी तरीके से क्लास कुछ ऐसे शेयर होते हैं, आप नॉर्मली किसी को पकड़ा देते हो तो वो शेयर उसके हो जाते हैं। हालांकि पहले ऐसा होता था, शेयर इशू करने के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता था जिसको बोलते थे शेयर सर्टिफिकेट। आजकल क्लास ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो ये सब चीजें ऑनलाइन चलती हैं। सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि मेरे पास शेयर्स है, लेकिन मैं उसे बेच तभी पाऊंगा जब मेरे पास सर्टिफिकेट होगा। लेकिन शेयर वारंट ऐसी चीज है जो बिना सर्टिफिकेट के भी आप इजीली शेयर किसी को बेच सकते हो। सेकंड पॉइंट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑल अलॉटमेंट, यानी कि आपने आज शेयर इश्यू तो कर दिया है, एप्लीकेशन मनी तो ले लिया आपने, लेकिन अलॉटमेंट करना अभी पेंडिंग है, आपने अभी अलॉटमेंट नहीं की है, इसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। थर्ड पॉइंट है नॉन करेंट लायबिलिटी। बच्चों, ऐसी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट 12 महीने के बाद करनी है, या फिर आप कह सकते हो ऐसी लायबिलिटी जो करंट लायबिलिटी नहीं है, ऐसी लायबिलिटी जो करंट लायबिलिटी नहीं है, उनको हम लोग क्लास बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। जो करंट लायबिलिटी नहीं है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 मेजर हेड है, कौन कौन से? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और डेफर्ड, क्लास ये सिलेबस से आउट है तो ये नहीं पढ़ना आपको, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो मैं आपको जरा कंफ्यूज भी नहीं करूंगा ऐसे बता के। सेकंड पॉइंट है क्लास अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये तीनों चीजें जो हैं क्लास वो आती है नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, यानी ऐसी लायबिलिटी जो लंबे समय की है। तो इसके अंदर जो बोरोइंग्स है, जो ये क्लास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, उसके अंदर क्या क्या आता है क्लास, जरा लिख लो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आपके आते हैं डिबेंचर्स, आप पढ़ोगे कंपनी अकाउंट्स के अंदर डिबेंचर्स। डिबेंचर के बाद क्लास आते हैं बॉन्ड। ये क्लास कुछ तरीके से ऐसा है कि कंपनी पब्लिक से पैसे लेती है डिबेंचर और बॉन्ड को इशू करके। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक से जो पैसा लिया है क्लास वो, ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है। पब्लिक डिपॉजिट हो गया, टर्म लोन हो गया, लंबे समय का जो लोन होता है उसको बोलते हैं टर्म लोन या अदर लोन, या अदर लोन। कुल मिला के आप ध्यान रखो, लोन, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सारी चीजें जो हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है। यानी कि अगर कल को पूछ लिया जाए आपसे, वैसे तो मैं आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में दे ही दूंगा जो आपको याद कर लेने हैं, उसी से कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो बैलेंस शीट में कल को पूछे कि जो डिबेंचर्स है, बॉन्ड है, पब्लिक डिपॉजिट है, उसकी मेजर हेडिंग और सब हेडिंग क्या है, मेन हेड और सब हेड क्या है, तो जो मेन हेड है वो है नॉन करंट लायबिलिटी और जो सब हेड है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके अलावा क्लास आता है इसमें अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन समझते हो ना क्लास, कल को आपको लग रहा है कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो नुकसान कितना बड़ा होगा, उसका अमाउंट कितना होगा, तो बस आप उसको बोलते हो क्लास नॉर्मली लॉन्ग प्रोविजन। तो प्रोविजन वो है जो क्लास हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, अगर फ्यूचर में कोई लॉस का हमको डर है, तो कोई फॉरसीन लॉसेस है कि भाई कल को कोई नुकसान हो सकता है, तो हम पहले से तैयार रहते हैं। लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म, अगर वो लंबे समय के लिए 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो हेडिंग जो है वो कुछ ही टॉपिक के अंदर है, लाइक क्लास यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर है, शेयर कैपिटल के अंदर है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, हाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर क्लास है कुछ जैसे लोन रीपेबल ऑन डिमांड, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, डिमांड पे जो क्लास लोन लौटा दिया, मतलब डिमांड पे है भाई, जब मांगोगे तब हम लोन लौटा देंगे आपको, तो वो लायबिलिटी जनरली जो है वो शॉर्ट टर्म है। तो आपको पता ही है करंट लायबिलिटी जिनकी पेमेंट 12 महीने के अंदर अंदर करनी है। अगला है क्लास बैंक ओवरड्राफ्ट, अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंकों का जो माइनस बैलेंस होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। और नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। तो बेसिकली ये सारी चीजें, बैंक का नेगेटिव बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सारी चीजें जो है वो आती हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। तो कल को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए कि बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आता है बैलेंस शीट में, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आता है मेन हेड करंट लायबिलिटी और सब हेड जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बच्चों ये तो आप सबको पता होगा, ट्रेड पेबल के अंदर 2 चीजें आती हैं, ट्रेड पेबल के अंदर
एक है क्रेडिटर, दूसरा है बिल पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर क्या क्या आता है, एक तो क्रेडिटर्स है, दूसरा है बिल पेबल। क्रेडिटर और बीपी दोनों ट्रेड पेबल के अंदर आते हैं। अदर करंट लायबिलिटी, इनको छोड़कर जो बाकी लायबिलिटीज हैं वो क्लास आ गई आपकी अदर करंट लायबिलिटी। जैसे और बहुत सारी लायबिलिटी होती है, लाइक क्लास आप कह सकते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, या एडवांस इनकम हो गया, एडवांस इनकम हो गया। इसके अलावा क्लास एक होता है कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। क्लास ये कॉल्स इन एडवांस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, डिटेल में हम कंपनी के अंदर पढ़ेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस जो है, अगर आपने शेयर होल्डर से पैसा मंगाया, शेयर होल्डर से ना किस्तों में पैसा मंगाते हैं, तो कई बार शेयर होल्डर क्या हो, अगली किस्त की पेमेंट पहले कर देते हैं। आगे की किस्त की पेमेंट पहले कर देना उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, जो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। इसके अलावा क्लास आता है अनपेड डिविडेंड। अगर डिविडेंड नहीं दिया है, अनपेड डिविडेंड, अगर डिविडेंड नहीं दिया शेयर होल्डर्स को, तो वो भी आता है क्लास अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। ओके, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके अंदर क्या क्या आता है क्लास। देखो प्रोविजन तो मैंने बता ही दिया क्लास, आगे आगे आपको प्रोविजन और रिजर्व में फर्क भी समझाऊंगा कि प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है। तो जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, बेसिकली आप ध्यान रखना, इसके अंदर क्लास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत रेगुलर यूज होगा जो कि है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। ठीक है, बेसिकली प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। ठीक है, मैं सही से लिख देता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। ये चीजें जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आती हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। इसके अलावा क्लास आप लिख सकते हो अदर प्रोविजन, अदर जो भी प्रोविजन है शॉर्ट टर्म है वो आप यहाँ लिख सकते हो अदर प्रोविजंस, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए क्योंकि हम करंट लायबिलिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो लाइबिलिटी साइड ये है सारी की सारी क्लास। लाइबिलिटी साइड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से कॉपी में आप इसको लिख लेना, बनाकर जरूर लिखना क्लास, क्योंकि आपको कंपनी की बैलेंस शीट अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो आपको अकाउंटिंग रेशियो, आपको आगे कंपैरेटिव कॉमन साइज, और आपको आगे जाके कैश फ्लो में, आगे के सारे चैप्टर में आपको मजा आएगा अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेडिंग सब हेडिंग अच्छे से लर्न होगी कि लाइन बाय लाइन आपको लिखना है क्लास इन सारी चीजों। अब आते हैं क्लास एसेट साइड। तो एसेट साइड यहाँ पे हमारे पास जो हेडिंग्स है वो दो ही है। एक है क्लास आपके पास नॉन करंट एसेट, जिन एसेट को हम बेचने के लिए नहीं रखते अपने पास, जिनको यूज करके मुनाफा कमाते हैं। और एक होता है हमारे पास करंट एसेट, जिनको 12 महीने के अंदर हम बेच के कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक होता है नॉन करंट एसेट और दूसरा क्या होता है, करंट एसेट। तो जो नॉन करंट एसेट है, इसके अंदर काफी सारे और मेजर हेड्स हैं नॉन करंट एसेट के अंदर। लाइक फिक्स एसेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। क्लास डेफर्ड टैक्स आपको नहीं पढ़ना है तो मैं कट कर देता हूं इसको। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस। अब बच्चे बोलते हैं सर लोन कैसे असेट हो गया, तो बच्चों मैं बता दूं आपको, ये लोन कोई आपने लिया नहीं है, ये लोन आपने एडवांस किया है। बच्चों एडवांस का मतलब ये लोन आपने दे दिया है। तो अगर आप किसी को लोन देते हो तो वो आपका एसेट है, और अगर आप किसी से लोन लेते हो तो वो आपकी लाइबिलिटी है। तो लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस जो है क्लास, वो आपका पार्ट है किसका, नॉन करंट एसेट का। ओके, तो अब जो टेंजिबल एसेट है, आप सबको पता होगा टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप छू सकते हो। तो टेंजिबल एसेट के अंदर क्या क्या आता है क्लास, जैसे आता है लैंड एंड बिल्डिंग आता है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ठीक है, कंप्यूटर है। तो ये सब के सब क्लास फिक्स असेट है और वो टेंजिबल है, जिन्हें आप देख सकते हो, जिनको आप छू सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे टेंजिबल असेट। अच्छा, इनटेंजिबल असेट क्या होता है, जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। लाइक गुडविल है, लाइसेंस है, ठीक है, कॉपीराइट है, कॉपीराइट किसी चीज की कॉपीराइट ताकि लोग कॉपी ना कर सकें उसकी, ठीक है। पेटेंट है, दवाइयों पे जो राइट्स होता है, पेटेंट। ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली, ट्रेडमार्क मतलब आईएसओ सर्टिफिकेशन जो होता है, या आईएसआई मार्क होता है, एग मार्क होता है क्लास, या हॉलमार्क होता है ज्वेलरी में, ये बिजनेस को बढ़ाता है, ये आपकी इंटेंजिबल एसेट है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी इंटेंजिबल एसेट है। तो फिक्स, अगर कल कोई बोले कि हाँ एक और चीज है क्लास माइनिंग राइट, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो मैं लिखवा देता हूँ माइनिंग राइट। मैं लास्ट में क्लास आपको इन सबके हेडिंग से बड़े बना के भी दूंगा, डोंट वरी। माइनिंग राइट क्या होता है क्लास, खनन का अधिकार, क्या आप माइनिंग कर सकते हो, ठीक है, कोल माइन से आप कोयला निकाल सकते हो, तो वो जो वहां से निकालने का राइट है ना, वो आपका इंटेंजिबल्स है। अगला है क्लास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, जो भी टेंजिबल असेट बन रहा है अभी,
टेंजिबल असेट अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर टेंजिबल असेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी वो बन रहा है, मान लो कोई बिल्डिंग है उसे बनाई जा रही है, कोई डैम है, कोई ब्रिज है, कोई फ्लाईओवर है, कोई एयरपोर्ट है, तो अगर उसे बनाया जा रहा है तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसी तरीके से कोई सॉफ्टवेयर अगर डेवलप किया जा रहा है, देखो सॉफ्टवेयर को बनाया नहीं जाता, डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट, अगर इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट है, इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट है, इंटेंजिबल जो है वो बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटेंजिबल। अगर अंडर डेवलपमेंट है तो वो चीज हमारे लिए बन जाती है इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। यानी कि इंटेंजिबल असेट अभी बन रहा है, सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। अब बन के तैयार हो गए तो ऊपर आता है इंटेंजिबल असेट के अंदर, यहां पर क्लियर है क्लास। फिक्स असेट के अंदर अब आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बहुत अलग अलग टाइप की क्लास इन्वेस्टमेंट होती है, हम लोग अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, तो हम लोग कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद के, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन सारी जगह जब हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हम नॉन करंट पढ़ रहे हैं ना, तो हम सारी बातें लॉन्ग टर्म की करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास लॉन्ग टर्म, यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बाकी जो लोन आपने दिया या कुछ अदर नॉन करंट एसेट जो रह गई ऊपर सारी चीजों में, तो वो सारा का सारा ई में कंसिडर होगा, ये सारा का सारा नॉन करंट है। करंट असेट की बात करें तो करंट इन्वेस्टमेंट भी सेम, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये ही सारे पॉइंट सेम है, बस बच्चों अंतर इतना है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है लंबे समय के लिए है, और जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है क्लास वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर वही इन्वेस्टमेंट 90 डेज या क्लास 360 डेज के अंदर के लिए है तो हम उसको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। बच्चों 100% टॉपिक पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना, गारंटी है इस बात की, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा कि इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो आपने ध्यान रखनी है कि जो इन्वेंट्री है, सबसे पहले इन्वेंट्री के ऊपर क्या है, करंट असेट, तो जो मेजर हेड होगा वो होगा क्लास करंट असेट, सब हेड जो होगा वो होगा इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहले क्लास आएगा रॉ मटेरियल, लिख लो। इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आता है क्लास, एक तो रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस जो काम अभी चल रहा है, आधा अधूरा है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, जो भी फिनिश गुड्स है वो भी इन्वेंट्री के अंदर आता है, जो गुड्स बन के तैयार है वो भी इन्वेंट्री के अंदर आता है, स्टॉक इन ट्रेड जो व्यापार के लिए रखा हुआ है कि भैया उसको व्यापार करेंगे उसके लिए जो स्टॉक रखा हुआ है रेडी एकदम, स्टोर और स्पेयर्स, स्टोर एंड स्पेयर्स ये भी इन्वेंट्री के अंदर आता है। इसके अलावा लूज टूल्स, कई बार पूछा जाता है लूज टूल्स, तो ये सारी चीजें बेसिकली जो है वो इन्वेंट्रीज के अंदर आती है, इनको हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं या स्टॉक बोलते हैं। ट्रेड, जैसे ट्रेड पेबल था तो वो था क्रेडिटर और बीपी, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या क्या है क्लास, डेटर और बीआर। तो जिन लोगों को उधार सामान बेचा है वो डेटर्स हैं, और अगर उनसे किसी बिल पे साइन करा लिया हमने तो वही चीज बन जाती है बिल रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्लास आता है कैश और बैंक का बैलेंस, ये आता है कैश बैलेंस प्लस बैंक का बैलेंस। बाकी शॉर्ट टर्म लोन, अगर आपने क्लास कोई शॉर्ट टर्म लोन किसी को दिया है वो सारी चीजें, या अदर करंट असेट, अदर करंट असेट के अंदर क्लास हम लिख सकते हैं एडवांस अक्रूड इनकम, अदर करंट असेट के अंदर आता है अक्रूड इनकम, कमा लिया लेकिन मिला नहीं, या फिर क्लास हम इसके अंदर लिख सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, बेसिकली ये। तो हेडिंग और सब हेडिंग जरूर याद करना क्लास, उम्मीद है कि 2 3 4 नंबर तक के अंदर, मैक्स टू मैक्स तो 4 का ही पूछा आएगा, वैसे 3 का आता है जनरली, तो आपको 6 पॉइंट दिए होंगे और आपको उनको हेडिंग और सब हेडिंग बताना पड़ेगा। एक तरफ आप हेड लिखोगे और एक तरफ क्लास आप क्या लिखोगे, सब हेड। तो ये चीजें आपको सबको पता होनी चाहिए, ये पूरी की पूरी क्लास बैलेंस शीट है, ओके। तो मैंने क्लास लास्ट में अटैच कर दिया है क्लास एक नोट जो आप सबको याद करना है, ये रहा क्लास वो, ये मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर कर दिया है हेडिंग सब हेडिंग का, ये आप सबको क्लास याद करना पड़ेगा। और जब आप कंपनी पूरा पढ़ लोगे, क्योंकि क्लास एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है, तो कंपनी जब पूरा पढ़ लोगे आप तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये हेडिंग सब हेडिंग क्या है।
देखो, सबसे पहली बात, जैसे जो कॉल्स इन एरियर है। अच्छा, कॉल्स इन क्या होता है? जो पैसा शेयर होल्डर से मांगा गया और शेयर होल्डर ने अब तक दिया नहीं, वो कॉल्स इन एरियर है। तो मेजर हेड क्या है क्लास उसका? शेयर होल्डर फंड। और सब हेड जो है हम इसे माइनस करके दिखाते हैं कहां से? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से। तो ये जो मेन हेड है उसका क्लास क्या है? कॉल्स इन एरियर। और सब हेड जो है वो हम करते हैं माइनस कहां से? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल से। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। ऐसा होता है ना, शेयर होल्डर से पैसा किस्तों में मंगवाया जाता है, और शेयर होल्डर ने अगर पैसा नहीं दिया तो उनके पैसे को जब्त कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड। और वो आता है क्लास मेन हेड शेयर होल्डर फंड। और जो सब हेड है वो क्लास कहां पे आता है? वो ऐड कर देते हैं कहां पे? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में। आई रिपीट कि जब मैं आपको कंपनी की बुक कराऊंगा, यानी सेकंड बुक कराऊंगा जब मैं आपको, तब ये चीजें बहुत अच्छे से आप कोरिलेट कर पाओगे। और इवन उसके बाद जब मैं रिवीजन कराऊंगा क्लास इस वाली बुक का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, और आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराऊंगा बिफोर एग्जाम, तो उस सिचुएशन में क्लास ये बहुत ही सिंपल लगेगा आपको, वेरी इजी लगेगा। अभी क्योंकि क्लास आपने कंपनी नहीं पढ़ा है, हम डायरेक्टली इसको पढ़ रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिकल के पर्पज से, कि प्रैक्टिकल उम्मीद है कि हम लोग उसको भी पढ़ लें। मतलब कि प्रैक्टिकल से पहले हम लोग सेकंड बुक को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं एक बार बिफोर एग्जाम आपको प्रिपरेशन और कराऊंगा क्लास प्रैक्टिकल से पहले। इनको आपने याद जरूर करना है। कॉल्स इन एडवांस, तो ये तो मैंने बता दिया क्लास, जो पैसा पहले दे दिया वो करंट लायबिलिटी है मेन हेड। सब हेड क्या है? अदर करंट लायबिलिटी। अनक्लेम डिविडेंड, जो डिविडेंड क्लास अभी क्लेम नहीं किया है, डिविडेंड जो नहीं बांटा है क्लास एक तरीके से पब्लिक को, उसका जो मेन हेड है वो है क्लास करंट लायबिलिटी, और सब हेड क्या? अदर करंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स, तो मैंने बता दिया क्लास, डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी में आता है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है। चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे एसपीआर हो, चाहे सीआरआर हो, डीआरआर हो, अच्छा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट, और पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस होता है वो होता है लॉस। तो ये सारी चीजों का जो मेन हेड है, ये सारी चीजों का जो मेन हेड है वो है शेयर होल्डर फंड, और जो सब हेड है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है यहां तक? मेन हेड है रिजर्व एंड जो मेन हेड है वो है शेयर होल्डर फंड, और जो सब हेड है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। ये तो मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा क्लास जो है, ये जो लॉस है ना, लॉस वो भी शेयर होल्डर फंड के आता है, शेयर होल्डर फंड में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, लेकिन ये माइनस में आता है, मतलब नेगेटिव फिगर रहता है इसका। अगला क्लास पब्लिक डिपॉजिट, जो पैसा क्लास पब्लिक ने जमा किया है, पब्लिक से लेकर आपने जमा किया है बॉन्ड, ये नॉन करेंट लायबिलिटी है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है। इसके अलावा क्लास डेटर है या बिल रिसीवेबल है, दोनों के दोनों करंट असेट और ट्रेड रिसीवेबल में आता है। वहीं पे क्रेडिटर और बिल पेबल जो है वो करंट लायबिलिटी और ट्रेड पेबल में आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ध्यान रखना क्लास, प्रोविजन फॉर टैक्स ये करंट लायबिलिटी है, और जो सब हेड है वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने बताया क्लास, जो है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है सब हेड, और जो मेन हेड है वो करंट लायबिलिटी है। इन सबको अच्छे से लर्न करना है आपने, कि वो बैलेंस शीट में कहां कहां पे आती हैं। कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा आप याद कर सको, जितना आपसे नॉर्मली लर्न हो जाए उतना आप कर लो। बिफोर एग्जाम तो मैं याद करा ही दूंगा आपको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बच्चों देखो ये डेटर में से माइनस होता है, तो डेटर कहां पे आता है? करंट असेट, और हम इसे करते हैं माइनस बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। अगर कोई बच्चा इसे करंट लायबिलिटी में दिखाना चाहता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी गलत नहीं है। अभी समझाया था ना, लूज टू स्टोर स्पेयर कहां पे आता है? इन्वेंट्री, और मेन हेड क्या है? करंट असेट। कैश या बैंक बैलेंस का जो सब हेड है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जो मेन हेड है वो करंट असेट। गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, सब इंटेंजिबल्स है। तो ये फिक्स इंटेंजिबल असेट इसका सब हेड है। मेन हेड क्या है? नॉन करंट असेट। तो अगर सही मायने में बताऊं तो जितना मैंने आपको अभी तक कराया इन 40 मिनट्स में, 90% चांस यही है कि एग्जामिनेशन में इसी टॉपिक से ही आपका कवर हो जाएगा। पर पूरा का पूरा चैप्टर मुझे आपको पढ़ाना है, क्योंकि क्लास चैप्टर है हमारे सिलेबस में, तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अपनी नॉलेज के लिए। तो अब इसे खत्म करने के बाद जरा ध्यान से सब लोग समझना आगे क्या है। बच्चों एक वर्ड है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल किसको कहते हैं? सिंपल सी चीज समझाता हूं यहां पे। ऑपरेटिंग साइकिल किसको कहते हैं? जिस दिन आप लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा, पहला पॉइंट ये रहा, यहां से आपने शुरू करना है। तो जिस दिन आपने रॉ मटेरियल को खरीदा, उस दिन से लेकर उस रॉ मटेरियल को आपने क्यों खरीदा जरा मुझे बताओ? ताकि आप उससे फिनिश गुड्स को बना सको। भैया कच्चा माल आपने क्यों खरीदा? ताकि आप उससे फिनिश गुड्स को बना सको। तो आपने जिस दिन रॉ मेटेरियल को खरीदा और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेच दिया, और बेच के डेटर से पैसा भी ले लिया, क्लास ये सारा का सारा पीरियड जो है ये कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आमतौर पे हम
12 मंथ्स का लेते हैं, इसी बेसिस पे करंट लायबिलिटी और करंट असेट का डिसाइड होता है कि कौन सा करंट असेट है, कौन सा नॉन करंट असेट है। मैं समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करते हो आप, कच्चा माल खरीदते हो, फिर उस कच्चे माल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के रूप में रहता है, ऐसा नहीं कि तुरंत बना तुरंत बिक गया। फिर फिनिश गुड्स को क्लास आप बेचोगे तो ट्रेड रिसीवेबल मिलेगा, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर और बीआर। फिर डेटर और बीआर से क्या मिलेगा क्लास, आपको पैसा मिलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा साइकिल है, इसी साइकिल को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर है क्लास यहाँ तक? अब ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि कोई चीज करंट असेट है या करंट असेट नहीं है, या करंट लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटी नहीं है। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप आंसर में क्लास सी ए सॉरी ये सी एल है, आप आंसर में सी एल या एनसीएल लिख के दोगे। क्या दोगे? सी एल या एनसीएल, करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी। देखते हैं कितने बच्चे समझ जाते हैं। जल्दीबाजी मत करना, जो पूछूं उसी का आंसर देना, ठीक है? दूसरा पूछूं तो पुराना आंसर मत देना, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। सुनो मेरी बात, पहले मैं समझा देता हूँ क्लास, पूरे चीज समझा देता हूँ आपको। क्लास कोई भी चीज, ध्यान से सुनना, कोई भी चीज अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है तो वो चीज हमेशा करंट ही होगा, करंट असेट या करंट लायबिलिटी। बात को ध्यान समझना, कोई भी चीज अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है तो वो हमेशा करंट ही होगा, या तो वो करंट असेट होगा या तो वो क्लास करंट लायबिलिटी, जैसा क्वेश्चन बोलेगा। एग्जांपल, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 9 मंथ्स का है और करंट असेट जो है, जो करंट असेट है, मान लो ट्रेड रिसीवेबल मान लो, वो 8 मंथ का है, तो ये इसी के अंदर अंदर है, 9 के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, करंट असेट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 20 मंथ्स का है, वैसे तो आपको पहले भी पढ़ाया होगा टीचरों ने 11th क्लास से ही, कि करंट असेट वो है जो 12 मंथ्स के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो 8th मंथ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो हमको पता ही था करंट असेट है। लेकिन अब सुनो मेरी बात, ऑपरेटिंग साइकिल है 20 महीने का। अच्छा बच्चों, ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने का है, इसका मतलब दिमाग में क्या आता है आपके? दिमाग में ये आता है क्लास कि आप 20 महीने के अंदर कैश को कन्वर्ट कर देते हो, सामान बना के बेच के 20 महीने लगता है आपको। और ट्रेड रिसीवेबल 18 महीने का है, ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 18 मंथ्स का है, तो बताओ करंट असेट है कि नहीं? तो ये 12 से ज्यादा है, बिल्कुल, लेकिन ये 20 के अंदर है, तो ये अभी भी क्लास करंट असेट ही है। कहने का मतलब क्या है क्लास, कि कोई भी चीज अगर ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर है तो वो करंट असेट होगा, ये तो पक्की बात है। पहले तो ये फिक्स कर लो, करंट अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो करंट असेट होगा, क्लियर है, या करंट लायबिलिटी होगा। लेकिन अब अगर ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया तो, जैसे ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ्स का और ट्रेड रिसीवेबल है 11 मंथ का, तो ये ऑपरेटिंग साइकिल से तो बाहर चला गया, बिल्कुल चला गया, लेकिन फिर भी ये करंट असेट है। क्यों? क्योंकि क्लास ये 12 मंथ से बाहर नहीं गया। यानी कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो हमेशा करंट असेट ही होगा, लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है तो आपको ये चेक कर लेना है कि क्या वो 12 से भी आगे निकल गया। अगर 12 से आगे नहीं निकला तो वो करंट है, 12 के आगे निकल गया तो वो नॉन करंट है। ओके, एग्जाम्पल, अगर ऑपरेटिंग साइकिल आपका है 12 मंथ्स का और ट्रेड रिसीवेबल है 13 मंथ का, तो ये 12 से आगे निकल गया, 12 से आगे निकल गया है, तो ये चीज जो है आपका क्लास नॉन करंट असेट कहलाएगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो ये देखो 10 से 11 हुआ है, लेकिन फिर भी ये करंट है क्योंकि 12 से आगे नहीं गया। तो ऑपरेटिंग साइकिल से तो आगे निकल गया, लेकिन 12 से आगे नहीं गया तो वो करंट, और 12 के बाहर चला जाएगा तो वो नॉन करंट होगा। तो चलो क्लास, एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे 4 मैं बताऊंगा, 2 आप बताओगे। सबसे पहला, ठीक है, आप भी क्लास चाहो तो अपने आप आंसर इसका दे सकते हो, अपने आप समझ के कि क्या है ये। ओके, चलो बताओ फटाफट। ये ट्रेड रिसीवेबल जो है ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है और पेमेंट है 8। ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है, जो पेमेंट है वो 8 महीने का है। बोलो करंट है या नॉन करंट है फटाफट। ऑपरेटिंग साइकिल जो है, ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है, तो ये ऑपरेटिंग से बाहर चला गया, नहीं गया बाहर, है ना? तो ये पक्की बात है, पहला वाला जो है वो करंट असेट है। वैसे ये लायबिलिटी पूछ रहा है तो आप लायबिलिटी में बोलोगे, करंट लायबिलिटी, ठीक है, आप सीएल शॉर्ट में लिख सकते हो। वेरी गुड, आपका सही है। दूसरा, क्लास ये 10 है, ये 10 से बाहर चला गया, पर क्या 12 से बाहर गया? नहीं, तो अभी भी क्या है, ये करंट है। 10 और ये 15, 10 से बाहर चला गया है बच्चों, ये 10 से बाहर चला गया है, लेकिन क्या ये 12 से भी बाहर चला गया है? बिल्कुल 12 से बाहर चला गया, हर एक बच्चे का आंसर सही है। पूजा ये नॉन करेंट लायबिलिटी होगा। चलो सब लोग मुझे चौथे का आंसर दो। ये 18 है, ये 15 है, सब लोग चौथे का आंसर दो फटाफट। 18 और 15, सब लोग चौथे का आंसर दो क्लास। रानी, हर्षवर्धन, मानसी करेक्ट है, यहाँ पे अभिनव करेक्ट है, मोस्टली बच्चों का करेक्ट आ रहा है यहाँ पे आंसर, ठीक है। सत्यजीत नॉन करंट नहीं है भाई, मैंने आपको बोला है कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो वो हमेशा करंट रहेगा।
ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो वो हमेशा करंट रहेगा। गुरसिमन करेक्ट है आपका, साक्षी करेक्ट है, नंदिनी, सारियन आप सबका सही है, बिल्कुल करंट है। मैं फोर्थ की बात कर रहा हूँ, अभी 5 पे मत पहुंचो क्लास, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज। इसमें का करेक्ट है, रवि करेक्ट एकदम, अफन करेक्ट है। तो ये चीज जो है आपका, ये आपका करंट लाइबिलिटी। अच्छा सुनो, अगला अगला लास्ट बताओ, लास्ट पांचवा, पांचवा सब लोग बताओ, मेजोरिटी बच्चों का क्लास सही आ रहा है। 18 से बाहर चला गया, लेकिन क्या ये 24 12 से भी बाहर चला गया? बिल्कुल 18 से बाहर चला गया, 12 से भी बाहर चला गया, तो 12 से तो बाहर है ही ऑलरेडी। तो उस सिचुएशन में क्लास ये क्या बन जाता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। किसी को दिक्कत हो क्लास तो पर्सनली मेरे को कॉल करके व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। क्लियर है यहां तक? चलो, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन क्या पता एग्जामिनेशन में आ जाए, ठीक है। क्लास बहुत कम चांस है पूछा जाने का, बट है बुक में, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है क्लास, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, हम जो प्रॉफिट कमाते हैं क्लास, आप इसे रीड कर लेना अपने आप, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हम जो प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट से एक पैसा निकाल के साइड में रख लेते हैं। कल को ग्रोथ करना है, अचानक से कोई अनफॉर्चुनेट लाइबिलिटी आ गई, तो हम कहां से झेलेंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स। प्रॉफिट में से एक चीज निकाल लेते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिजर्व। लेकिन अगर फ्यूचर में हमको लग रहा है कोई लायबिलिटी हो सकती है, मान लो क्लास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, या प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर है, प्रोविजन फॉर वारंटी है, या प्रोविजन फॉर लीगल एक्शन है, कोई क्लास लीगल क्लेम है, कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है हमारे ऊपर, कोर्ट कचहरी का मुद्दा हो सकता है, उसके लिए हम पहले से पैसे जोड़ के रख लेते हैं, उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और उसको बोलते हैं प्रोविजन, क्योंकि ये प्रॉफिट को कम करता है, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जबकि ये जो रिजर्व होता है वो क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। 11th क्लास में आपका एक चैप्टर था जिसका नाम था प्रोविजन एंड रिजर्व। आपकी 11th क्लास में एक चैप्टर था प्रोविजन एंड रिजर्व, और नंबरिंग मुझे याद नहीं चैप्टर की, 15 होगा जहां तक है, तो उस या 14 होगा। प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर जो है वो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो प्रोविजन जो होता है क्लास, बेसिकली वो लाइबिलिटी है जो प्रॉफिट को कम करता है, और जो रिजर्व होता है क्लास, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये शेयर होल्डर का पैसा है। जो ये रिजर्व बनाया जाता है ना क्लास, ये खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया जाता है। और जबकि रिजर्व प्रोविजन जो बनाया जाता है, कोई फ्यूचर की लायबिलिटी है उसे झेलने के लिए बनाया जाता है। इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, जबकि इसको क्लास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। ये एक्सपेंस में आता है, जबकि क्लास ये आता है बैलेंस शीट में, किस साइड? लायबिलिटी साइड। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से 3-4 पॉइंट आप अच्छे से याद कर सकते हो। और बेसिकली प्रोविजन के पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया जाता, जबकि रिजर्व के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। कोई पढ़ाता नहीं क्लास, लेकिन मैंने फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता दिया, एग्जामिनेशन में आए तो हल्का फुल्का आप ध्यान रख लेना। अच्छा, अब ये फॉर्मेट क्या है? ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट है बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। आप लोगों को याद होगा कि आपने क्लास 11th में जो आपने बनाया था ना बच्चों, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। जो आपने 11th में बनाया ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। और जो आप अब बना रहे हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। कंपनी अकाउंट नहीं बनाती क्लास, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कंपनी स्टेटमेंट बनाती है। तो आपका स्टेटमेंट बहुत ही छोटा है, इसके अंदर सबसे पहले हम रखते हैं, देखो 2 साल का है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, यहाँ नोट्स टू अकाउंट है। ये है क्लास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सीधी भाषा में आप लोग क्या कह सकते हो? नेट सेल्स। नेट सेल्स में कुछ अदर इनकम है, हम उसको ऐड करेंगे, अदर इनकम, कोई रेंटल इनकम है, डिविडेंड है, गेन है, हम उसको ऐड करेंगे। तो जब हम नेट सेल्स में अदर इनकम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल रेवेन्यू। फिर हम एक एक्सपेंस की लिस्ट बनाएंगे, एक्सपेंस की एक लिस्ट तैयार करेंगे, और जब हम एक्सपेंस की लिस्ट को ऐड करेंगे तो आएगा टोटल एक्सपेंस। हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम सरकार को टैक्स दे देंगे 30-40% जो भी है, तो हमारे पास जो लास्ट में आएगा वो आई क्लास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शॉर्ट में से पीएटी कह सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट लॉस जो है टैक्स के बाद जो बचेगा वो। ओके, तो ये बातें क्लास आपने ध्यान रखनी है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है पीएनएल का, आपने ये भी याद रख लेना है। हालांकि क्वेश्चंस कम आते हैं इसमें से, बट आप याद कर लो क्योंकि आगे काम आएगा जब हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स पढ़ रहे होंगे तो। अच्छा सर, एक्सपेंस की लिस्ट समझा दीजिए एक बार क्या क्या है, तो समझ लो। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है? बेसिकली अभी कभी आपने सीओजीएस पढ़ा होगा, कभी सीओजीएस पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये वही सीओजीएस है। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये होता है सीओजीएस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम अकाउंटिंग रेशियो में भी पढ़ेंगे। ये क्लास परचेज ऑफ स्टॉक है, ये चेंज इन इन्वेंट्री है, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये वर्क इन प्रोग्रेस है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब एम्प्लॉय को जो वेजेस मिल रहा है, एम्प्लॉय को जो सैलरीज मिल रही है, एम्प्लॉय को जो बोनस मिल रहा है, ये वो सारी चीजें।
बच्चों फिनेंस कॉस्ट का मतलब बेसिकली इंटरेस्ट है। तो कोई भी फिनेंस को रेस करने के लिए कॉस्ट लगती है, वो इंटरेस्ट होती है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है, सारे खर्चे ही तो लिख रहे हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन खर्चा, अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल्स पे लगता है और टेंजिबल असेट पे लगता है डेप्रिसिएशन, और अमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल असेट पे। इसके अलावा कुछ अदर एक्सपेंस, ये सारे के सारे एक्सपेंस हैं। तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम ऐड करेंगे, सारे खर्चों को माइनस करेंगे, जो आएगा हमारे पास वो आएगा टोटल एक्सपेंस माइनस करके पीबीटी, पीबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, बहुत ध्यान समझना, 11th का ही कॉन्सेप्ट है, 11th में आपने जरूर पढ़ा होगा, आपको याद आ जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। तो मैं आपको एक बार यहां पे भी रिकॉल करा देता हूं, देख लो। कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है वो किसके लिए बनाती है? यूजर्स के लिए। अकाउंटिंग बेसिकली एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जहां पे कंपनी अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करती है, किसके साथ? यूजर्स के साथ। तो यूजर होते हैं दो टाइप के, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। कंपनी के अंदर के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल यूजर, और कंपनी के बाहर के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर। तो जो इंटरनल यूजर्स हैं उसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है शेयर होल्डर्स का, यानी क्लास कंपनी के अंदर के लोग, मालिक। हम शेयर होल्डर्स को एक नाम और दे सकते हैं, ये ओनर। अच्छा, कंपनी का ओनर क्यों कंपनी के बारे में जानना चाहता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्यों पढ़ता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों इंटरेस्टेड है ओनर? क्यों? भैया ओनर ने पैसा लगाया है, ओनर ने कैपिटल लगाया है, तो ओनर कहीं ना कहीं क्लास जानना चाहता है कि उसकी कैपिटल पे अर्निंग कितनी हो रही है। तो शेयर होल्डर्स यानी कि ओनर। अगला है क्लास मैनेजमेंट। भाई कंपनी में जितने भी डिसीजन लेने होते हैं वो मैनेजर्स को ही लेने होते हैं। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स है, वो भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं ताकि वो अपनी प्लान, पॉलिसी, ये सारी चीजें बना सकें। तो कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो कंपनी के अंदर के लोग हैं और वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चार बताए मैंने, कौन कौन से? पी&एल, इनकम स्टेटमेंट यानी पी&एल या बैलेंस शीट, या क्लास नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उनको क्यों पढ़ना चाहते हैं ये लोग? ये क्लास ये लोग कंपनी के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एम्प्लॉइज क्यों जानना चाहते हैं क्लास? ताकि एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर के तो लोग होते हैं ना एम्प्लॉइज, तो कंपनी को कंपनी बोनस टाइम पे दे रही है, नहीं दे रही, सैलरी दे रही है कि नहीं दे रही, आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, कंपनी जो है एम्प्लॉयज के सेटिस्फेक्शन के लिए क्या क्या करती है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए कंपनी जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होती है कंपनी के एम्प्लॉयज। तो ये तीनों कंपनी के इंटरनल यूजर है। कुछ लोग कंपनी के बाहर रहते हैं, वो हमारे बारे में क्यों जानना चाहते हैं? भाई सिंपल सी बात है, बैंक। अच्छा, बैंक क्यों जानना चाहता है हमारे बारे में? कि बैंक हमको लोन देता है, तो भैया जो हमको लोन देगा वो हमारे बारे में जानना नहीं चाहेगा? क्या आप किसी को लोन दोगे तो आप उसके बारे में बिना जाने उसकी पेइंग कैपेसिटी, कि वो रीपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सब जानना चाहोगे ना आप? तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्सटर्नल यूजर है। अगला क्लास इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। सुनो मेरी बात, जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे, या जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है वो है इन्वेस्टर्स, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स दोनों ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी देखो, जिन्होंने जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम कंटिन्यू करें या ना करें, इन्वेस्ट करना कंटिन्यू करें या ना करें। जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। क्रेटर्स, भैया सीधी सी बात है, जो इंसान आपको उधार बेचेगा वो आपके बारे में बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे कैसे उधार बेच देगा? और वो आपके बारे में जानेगा कैसे? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सरकार सरकार को टैक्स चार्ज करना होता है, सरकार को पॉलिसी बनानी होती है, तो इसलिए सरकार भी टैक्स चार्ज करने के लिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करती है। अगला क्लास सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे भी हम लोग क्लास सेबी से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सेबी से बहुत सारी परमिशन लेते हैं, सेबी हमें बहुत सारी लिमिट्स देता है। आपको पता ना, सेबी इज द वॉच डॉग ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज। मैं आपको बता दूं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, जो सारी बैंकिंग सिस्टम पे कंट्रोल करता है, उसी तरह से सेबी जो है वो सारी कंपनीज पे, स्टॉक मार्केट पे कंट्रोल करता है। तो सेबी भी कंपनी के बारे में जानना चाहता है, कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। बच्चों, आज का अपना लास्ट टॉपिक, और इसके साथ हमारा ये जो पहला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो आपको जो याद रखना है क्लास, वैसे तो आपके पूरा का पूरा याद करोगे तो बेहतर है, अगर आप पूरा ना याद कर पाओ तो कम से कम जो हेडिंग, सब हेडिंग है वो प्लीज मत भूलना याद करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्लास हेडिंग है हमारा लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यानी पी&एल अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है, उसकी कमी क्या है, उसमें लिमिटेशंस क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या है? तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशन है, उसमें सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें पिछले साल का प्रॉफिट दिया होता है, पिछले साल का डेटा दिया होता है, जबकि हम ये चाहते हैं कि कंपनी अगले साल कितना कमाएगी। भैया हर कोई ये जानना चाहता है ना कि फ्यूचर में क्या कंपनी कमाएगी, लेकिन क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी ये नहीं गारंटी देता आपको कि कंपनी फ्यूचर में क्या कमाएगा। वो यही बस बताता है कि कंपनी ने पहले कितना कमाया है। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है वो पहला डीमेरिट है, पहला लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। दूसरा है क्लास अफेक्टेड बाय एस्टिमेट। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त अकाउंटेंट जो हैं वो बहुत सारे अजम्पशंस को लेते हैं। लाइक क्लास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, स्टॉक वैल्यूएशन के अलग-अलग मेथड होते हैं, क्लास फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज मेथड। तो बहुत सारे अंदाजे बेसिस पे लगाए जाते हैं। जैसे मान लो डेप्रिसिएशन है, उसमें हम लोग लाइफ ऑफ एसेट लेते हैं। डेप्रिसिएशन में फॉर्मूला पता है ना आपको? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो लाइफ ऑफ एसेट कितने साल का होगा ये हम अंदाजा लगाते हैं। तो हम एक्चुअल नहीं बताते, हम कई बार तुक्का भी लगाते हैं। तो अफेक्ट हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एस्टिमेशंस। थर्ड है डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो जैसे मैंने बताया क्लास डेप्रिसिएशन के अलग-अलग मेथड है। तो कौन सा लगाएँ? इधर एसएलएम भी लगा सकते हैं या डब्ल्यूडी भी लगा सकते हैं, आपने 11th में पढ़ा भी होगा। तो ये दोनों से जो प्रॉफिट लॉस है वो अलग-अलग आते हैं। अगर आप डेप्रिसिएशन एसएलएम से लगाओगे तो प्रॉफिट अलग आएगा और डब्ल्यूडीवी से लगाओगे तो प्रॉफिट आपका अलग आएगा। डेप्रिसिएशन अलग होता है तो डेप्रिसिएशन जाता है पी&एल में। तो कहीं न कहीं प्रॉफिट भी आपका अलग आता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्लास यही है, आप 4-5 में इसका नाम ज़रूर कंसीडर करना अगर आप 3-4 पॉइंट याद कर रहे हो तो। वो है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इग्नोर। आपके अच्छे एम्प्लॉय, आपके अच्छे वर्कर, आपका पब्लिक रिलेशन, गवर्नमेंट का सपोर्ट, आप इन सारी चीज़ों की कीमत नहीं दिखा सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये प्रॉब्लम है। आप सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को दिखा सकते हो जिनकी वैल्यू मनी में मेजर की जाती है। अगला है क्लास प्राइस लेवल चेंजेस। भैया अकाउंट में आप चीज़ों को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो। तो आज की डेट पे जो नेट वर्थ है वो नहीं पता चल पाती। एग्ज़ाम्पल सन 2000 में मैंने एक लैंड खरीदा, इसकी कीमत 1 करोड़ है। आज उसकी कीमत शायद 10 करोड़ के आसपास होगी। लेकिन क्या हम उस बदलाव को दिखा सकते हैं बुक्स में? नहीं। हमको उसे कॉस्ट पे ही दिखाना है। अकाउंटिंग की है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या था भई? कॉस्ट पे दिखाओ, जितने का आपने खरीदा, जितने का आपको पड़ा, आप उतने का दिखाओ। तो जो प्राइस लेवल पे चेंज आ रहा है, हम उसको अकाउंट्स में शो नहीं कर पाते। अगला है क्लास सारी पार्टीज़ की जो होप है, उनको ये पूरा नहीं करता है क्लास। जो पार्टी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंटरेस्टेड हैं, वो बहुत सारी अलग-अलग पार्टीज़ हैं क्लास। सबके जो उम्मीदों पे ये खरा नहीं उतरता है। एग्जाम्पल क्लास की बहुत सारे अलग-अलग पार्टी हैं, चाहे बैंकर्स हैं, चाहे क्लास गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं क्लास, चाहे क्रेडिटर्स हैं, चाहे क्लास इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं या अलग-अलग एम्प्लॉइज़ हैं। तो हर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, वो सबकी पूर्ति नहीं करता है, सबके लिए इतने सारे लोगों के लिए कॉमन नहीं बनता है। तो ये क्लास लिमिटेशंस थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ आ गया होगा अच्छे से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेडिंग, सब हेडिंग आई रिपीट कि ज़रूर याद करके जाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, नोट्स मैंने दे दिए, कोई डाउट हो तो पर्सनली पूछ लेना मुझसे, ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर नंबर 2 बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है?